अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लिखा पाकिस्तान में आप सबको वेलकम है। जो ये कहानी हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसकी फर्स्ट एपिसोड बताने जा रहे हैं। इसका जो राइटर है वो आज जो ईशा है। ये कहानी, इसका कोई भी लफ्ज़ कोल फेल जो है वो राइटर के हैं। हम सिर्फ इस कहानी को लफ्ज़ों में बयान करने जा रहे हैं इस यूट्यूब की वीडियो पे। तो जो जितना भी क्रेडिट है स्टोरी का, हर लफ्ज़ का, वो सारा राइटर को जाता है। मोहब्बत का सफ़र एक बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं जज्बाती कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। वो गहरी सांस लेकर खांस रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के बता रहे थे। न जाने कितनी रातों से वो सही से सोया नहीं था। तुम आज भी नहीं गए डॉक्टर के पास? उसने बहुत नाराज़गी से उससे पूछा था। बगैर कुछ बोले वो खड़ी हुई, अपना बस्ता कंधे पर लटका कर चादर सीध कर बोली, हम अभी यूनिवर्सिटी से ही हॉस्पिटल चलेंगे। उठो और बिना कुछ भी कहे चलो मेरे साथ। बिलाल। और बिलाल खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा, सुन रहा था। बगैर कुछ कहे वो एक सख्त इंसान की तरह उसकी खामोशी, उसका ऐसा सर झुकाए बैठना ईमान को काट रहा था। तो ईमान ने फिर हिम्मत की, आओ मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर मेडिसिन देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। तो दिल में हजार जो वसवसे डर लिए वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। ईमान को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जो भी रिपोर्ट्स या टेस्ट आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो आगे क्या कहना चाहा उसने, मैं तुमसे दूर जाने से डरता हूँ ईमान, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। ये बिलाल के अल्फाज थे। उसकी आवाज़ सुनकर ईमान लर्ज़ गई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जो इसका मुहाफिज था। ओ हेलो, तुम इतनी जल्दी मेरी जान कहाँ छोड़ने वाले हो? उठो और मेरे साथ चलो। ईमान ने आंखों में डर को छुपा कर फिर से जो बिलाल को ना आमादा करने की कोशिश की अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने की। तो दोनों चल पड़े। रास्ता तवील लग रहा था, गहरी खामोशी। तवील सफ़र के बाद जब अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो बिलाल रुक गया था। क्या हुआ बिलाल, रुक क्यों गए? तुम क्यों मायूस हो रहे हो? बिलाल को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जान चुका है। वो जान गया था कि जुदाई उनके नसीब में परवरदिगार ने लिख दी है। वो साकित खामोश खड़ा रहा एक ही जगह पे। उसकी खामोशी अब ईमान की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। सर उठा के जब उसने देखा तो ईमान उससे कुछ फासले पर बेंच पे जाके खफा होके बैठ गई थी। तो बिलाल ईमान के पास चला गया और कहा कि क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? बिलाल उसके कदमों में बैठकर आहिस्तगी से बोला, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ईमान मैं खुद भी नहीं जानता कि तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी बन जाओगी। तुम मेरा वजूद बन गई हो। मैं अब भी कहता हूँ वापस चलो, मैं ठीक हो जाऊँगा, आओ चलो। बिलाल ने यकीन दिलाने की कोशिश की और ईमान का हाथ पकड़ के वापस गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ईमान नहीं मानी। मुझे खुदा पर यकीन है, उठो नीचे आओ और चलो अंदर। तुम मेरे कदमों में नहीं बैठोगे, तुम्हारी जगह यहाँ है। माँ ने बहुत मान से अपने दिल पर हाथ रख कर इशारा किया। 8वीं क्लास में अब हम जो है ना इस स्टोरी के फ्लैशबैक की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि पिछले पास्ट की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में आ गई और अब भी 2 चोटियां बांध कर आती हो, शर्म नहीं आती? बिलाल रोज़ की तरह आज भी ईमान को सताने में मशगूल था, जो कि उसको बिना कुछ कहे मुंह चुराकर रिसेस में जा चुकी थी। एक बजते ही ईमान ने बस्ता उठाया और बस की जानिब जाने लगी। वो जानती थी कि बिलाल पीछे आ रहा है। कभी तो मुझे सुकून से जाने दिया करो बिलाल, जब देखो आ जाते हो। ईमान सख्त चिड़चिड़ा कर बोली। तो बस आते ही ईमान चली गई। बिलाल मुस्कुराता और पैदल अपने घर की जानिब जो है वो घर की गली में दाखिल हो गया। उसका रोज़ का मामूल था, उसको बस में रुखसत करके अपने घर जाता था। बिलाल का ये डेली की जो थी ना रूटीन थी। स्कूल के बाद बिलाल की आदत थी कि जब तक बिलाल की आंखों के सामने ईमान बस पे नहीं बैठ जाती, बिलाल वापस अपने घर की तरफ नहीं बढ़ता था। ईद मिलन पार्टी में जब वो आई तो बिलाल हैरान रह गया।
दोनों एक दूसरे को देख कर घबरा गए थे। वो बेहद हसीन लग रहा था, काला जोड़ा जेब तन किए, हल्की सी शेफ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। तो लेकिन बिलाल को ना अपना आप ही ना ईमान के सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत कम लग रहा था। ईमान जब भाई लंबे बाल खुले हुए, जब वो चूड़ियाँ समेटी हुई दाखिल हुई तो बिलाल चमक उठा, जैसे कितनी देर से वो इंतज़ार में था। अरे आज तो तुम कार सास की चुड़ैल लग रही हो। बिलाल बाल खुले हुए तो बिलाल ने कहका लगाकर बोला, हाँ तुम तो क्या टॉम क्रूज लग रहे हो ना, तुम्हें चुड़ैलों का ज़्यादा पता है ना, तुम खुद एक जो एक भूत हो। ईमान पैर पटक कर दोस्तों के हमरा क्लास से निकल गई थी। हस्बे मामूल वो बस स्टैंड तक उसका पीछा करता हुआ आया। तपती धूप में सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो उसके लिए क़यामत का रूप ढा रही थी। सुनो ईमान, बिलाल ईमान के पास जाकर इंतहाई संजीदगी से बोला। तो ईमान ने कहा, यकीनन अब तुम कहोगे कि मैं कारसर जा रही हूँ डराने, है ना? हाँ बोल दो तुम, मैं तो चुड़ैल हूँ ना, मैं भूतनी हूँ, मैं डराती हूँ ना। बगैर सांस लिए वो एक ही साथ खफा होकर बोले जा रही थी। तो बिलाल ने कहा, तुम बहुत हसीन हो, और हसीन और इतनी हसीन हो जितनी हसीन तुम हो पर्दे में अच्छा लगता है, और हुस्न जितना भी हसीन हो पर्दे में अच्छा लगता है। ये बिलाल के अल्फाज थे। मुझे नहीं पसंद तुम पे गलत निगाह पड़े। इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो और पहन कर आना भी। बिलाल ने नीले रंग का जो थैला था उसकी जानिब बढ़ाया। बस आते ही ईमान जाकर खामोशी से बैठ गई। अपने हाथ में लिए थैले को ईमान गौर गौर से देख रही थी। शर्म के मारे वो गुलाब की तरह बिखर रही थी। थैले को मजबूती से पकड़कर अपनी मंजिल का इंतजार करने लगी। अब ये एक और फ्लैशबैक है जो आप देख रहे हैं। क्लास में बेहद शोर जो था हो रहा था, हर तरफ फेयरवेल की बातें हो रही थी कि इतने में बिलाल भागता हुआ आया और ईमान की सीट के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ईमान, यार ईमान, वो बेचैनी से ना बोला। क्या है? ईमान की कापी में लिखते हुए चिढ़ कर बोली। तो बिलाल ने कहा, मैं आज ठीक 11 बजे रात को तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँगा, तुम बालकनी में आ जाना। बिलाल बात करके रुका ही था कि ईमान खड़ी होकर मुड़ी। तुम पागल हो गए हो? जाओ अपना इलाज करवाओ, मेरे घर आओगे? खुद मरना है या मुझे मरवाना है? वो इंतहाई उलझे अंदाज में बोली। देखो कुछ नहीं होगा, बस तुम आना, मैं चीज़ दूंगा, तुम वो लेना और चली जाना। वो बहुत मज़ाहिया अंदाज में बोलकर चला गया। तो ईमान ने कहा, अजीब किसका हुआ पागल है। वो बड़बड़ाते हुए कापी पे काम करने लग गई। बस स्टैंड पर न जाने वो कितनी देर तक बिलाल का इंतजार करती रही, मगर वो ना आया। बिलाखिर वो इसको दोस्तों के साथ दूर दिखाई दिया। बिलाल ने दूर से ईमान की जानिब अपनी घड़ी का इशारा किया। आज रात मेरी सालगिरह, मेरी मौत होगी। ईमान गुस्से में यह कहकर बस में दाखिल हो गई थी। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का रुख किया। दरवाजा बंद करके वो थैला बिस्तर पर रख कर उसको तकने लगी। तो ईमान का इसमें शीतल को बुरखा हुआ तो क्या? वो जोर से मुस्कुराकर उठी और थैला खोल कर देख कर शर्मा गई। काला स्याह बाया पहन कर जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो पहली बार उसको अपना आप बेहद हसीन महसूस हुआ। सुबह सवेरे असेंबली की लाइन पे खड़े होके मुसलसल उसकी नजरें ना गेट पर थी। बिलाल एक ही सिमत में देख रहा था, जैसे उसको आज ईमान के आने का शिद्दत से इंतजार था। कब आएगी? आज देर कर दी, जल्दी आओ ना ईमान। दिल बार बार एक ही सदा लगा रहा था। उसकी नज़र एक लम्हे के लिए हटी थी कि ईमान अबाया पहने सर ढांपे दाखिल हुई। माशाल्लाह। पास से गुजरते हुए ईमान को बिलाल ने आहिस्ता से बोला, ये लो टॉफ़ी खा लो। बिलाल ने बस स्टैंड पर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। आज तो मैं वाकई तुम्हें चुड़ैल लग रही होंगी ना, काले बुरखे में चुड़ैल। तो वो मुंह बनाकर बोली, जाओ तुम्हारी बस आ गई। बिलाल मुस्कुरा कर बोला। वो जा ही रही थी कि बिलाल उसकी सिमत बढ़ के बोला, सुनो
तुम चुड़ैली सही पर मेरी हो। मैं चाहता हूँ मेरी चुड़ैल बस मुझे ही डराए, मैं रहूँ या ना रहूँ उसको हमेशा कायम रखना। तो वो कहकर वहाँ से जा चुका था, मगर ईमान उसकी ज़ात में गिरफ्तार हो चुकी थी। उस पूरी रात वो सो नहीं सकी थी। उसको अपना आप मुकम्मल महसूस हो रहा था। ईमान ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर बेंच से उठकर अस्पताल के अंदर का रुख किया। फ्लैशबैक खत्म हो चुका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिलाल एक छोटा सा बच्चा था और वो उसकी माँ जो उसको ज़बरदस्ती स्कूल ले जा रही हो। बच्चा ना जाना चाह रहा हो। अच्छा वो जूस पीते हैं, बिलाल ने बात घुमाना चाहिए। जूस का क्या, मिठाई खाएंगे, गोलगप्पे और मसाले वाला भुट्टा भी खाऊंगी, मगर अभी सीधा अंदर चलो। ईमान बगैर कुछ सुने उसका हाथ थामे उसको अंदर की सिमत की जानिब ले जा रही थी। तो ईमान ने कहा कि हमारा नंबर ये है, अभी तो दूसरा नंबर चल रहा है। ईमान उसको बिठाकर अपनी बारी का मालूम करके उसके पास दोबारा से आके बैठ गई। तो ईमान ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो, चुड़ैल आज माँ का रूप लेके बैठी है तुम्हारे सामने। वो धीमे से मुस्कुरा दी। सुनो, तो बिलाल ने कहा अभी तो थोड़ा वक्त है ना, मुझसे बातें कर लो। बिलाल दबे लहजे में बोला था। वो उसके पास से जाने लगा था कि ईमान ने उसका हाथ थामा। तो ईमान का यकीन रखो खुदा पर और मुझ पर, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। अपनी ईमान पर और खुदा पर पूरा ईमान रखो। वो मजीद बोलना चाहती थी, मगर बिलाल का आंसू उसकी दिली पर जा गिरा था। हाँ, तो ईमान बहुत हैरान होगी। तुम रो रहे हो बिलाल, तुम कैसे? अल्फाज जो ईमान की हालत में जैसे फंस गए थे, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुमसे मोहब्बत की तब जब मैंने इस एहसास को जाना है ईमान। मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं जिनकी तबीर मैं तुम्हारे साथ पूरी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आज क्या होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो हार चुका था। वो वहीं घुटने टेके बैठ गया था। बिलाल तुम से इंतहा मोहब्बत करता है ईमान। और बिलाल वहीं सजदा रेज हो गया था। उसको परवाह नहीं थी कि दुनिया उसको कैसे देख रही है। वो अस्पताल के गार्ड लोगों के बीच में है। वो बस झुककर थक कर हार कर रो रहा था खुदा के आगे, वहीं जहां ईमान न जाने कितनी देर से बर्फ जैसे चट्टान बनकर बैठी हुई थी। फिर फ्लैशबैक, रात खाने के दस्तरखान पर वो बेचैनी और घबराई घड़ी तकती रही। तबीयत ठीक है, जब से आई हो परेशान हो। ईमान की अम्मी ने फिक्रमंद होकर ईमान से पूछा। नहीं, बस सर दर्द दुख रहा है, नींद पूरी नहीं हुई। मैं जा रही हूँ सोने। वो खाना छोड़कर ऐसे भागी जैसे चोरी करके भागी हो। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, उसका रंग और जिस्म सर्द पड़ रहा था। आज तो मैं खत्म हो जाऊंगी, वो खुद से डर कर बोली। और जो 11:45 होते ही वो बालकनी में खड़ी हो गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके वो फिक्र से निढाल हो रही थी। कुछ ही मिनट थे जो 12 बजने में बाकी थे। मिनट गुजरते काली बड़ी सी गाड़ी आई। बाहर निकलकर खामोशी से आकर नीचे खड़े हुए तो वो मुंह चुराने लगा। बिलाल जो गाड़ी से निकल के बाहर आया और मुंह चुराने लगा ईमान को। ईमान बौखलाई हुई हाथ जोड़ के इशारा करती रही कि जाओ, मगर वो ठीक 12 बजे उसने छोटा सा थैला ईमान की जानिब फेंका और चला गया। कांपती हुई ईमान बिस्तर पर चढ़ के बैठी थी कि थैले में वाइब्रेशन होने लगी। ये तो खिसका हुआ भी है, मुझे भी पागल कर देगा, पागल करके छोड़ेगा। वो गुस्से से एक कॉल रिसीव करके बोली। बिलाल तुम, वो बोलना चाहते थे मगर बिलाल ने उसको रोक दिया था। ईमान चुप, बस कुछ नहीं बोलना, आज तुम सुनोगी और मैं बोलूँगा। तो बिलाल ने हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। आज उस लड़की की सालगिरह है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ ईमान, तुम मेरी कुल कायनात हो, वो धीमे लहजे में बोला। सुनो ईमान, सुन रही हो? वो बेचैनी से बोला। तो जी।
ایمان بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ایمان دیکھو، چاند گواہ ہے، وہ ہمارے بیچ ہے۔ میں آج رب کے سامنے تمہیں کہتا ہوں، میں اپنی ماں کے بعد اگر میں نے کسی عورت کو سمجھا، دل سے چاہا، تو اس کا نام ایمان طارق ہے، جو میں ایک دن ایمان خان کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ وہ بہت فخر سے بول رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کی ذات اس کی نہیں رہی، وہ خود کو بہت بے بس اور بہت مکمل محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس آنکھوں پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی، اس کا دل چمک رہا تھا، اس کا دل مکمل ہو گیا تھا، وہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے آ گیا تھا۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے میری کل کائنات دو گی؟ میں تم سے بڑے وعدے نہیں کروں گا ایمان، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں دنیا سے تمہاری عزت کرواؤں گا، تمہیں اپنی عزت بنا کر۔ آج وہ کھسکا ہوا نہیں بلکہ ایک مکمل مرد کی عکاسی کر رہا تھا، جو عورت کو مقام دینا چاہتا تھا۔ تو اگلی صبح ایمان کا فارم لیٹ ہو گیا تھا۔ صبح سویرے وہ بس میں یونیورسٹی پہنچی تو گیٹ پر بلال پانی کی بوتل لیے اس کا منتظر تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا تو فارم سبمٹ ہو گیا تھا، کیوں تم نہیں سدھرتے؟ وہ تیزی سے آگے چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم اکیلے آتی، لائن میں لگتی، اور پھر میں گھر میں سو رہا ہوتا، ایسی نیند تو کمر میں ہی آئے گی۔ وہ مسکرایا ہی تھا کہ آگے سے اس کے سر پر ایمان نے فائل ماری۔ کھسکے ہوئے پاگل، وہ بڑبڑاتی رہی۔ ایمان گرلز کی جو ہے نا روم میں کھڑی شدید گرمی سے نیند ڈھال ہو رہی تھی، جبکہ بلال اس کے سامنے جینٹس کی رو میں کھڑا اس کو سمجھا رہا تھا کہ یہ لو پانی پی لو، سنو یہ فائل پکڑو، اس سے خود سے یہ مچھر بھگاؤ۔ وہ بہت اپنائی سے بول رہا تھا، جبکہ لائن میں کھڑے سب ان کو عشق سے دیکھ رہے تھے۔ طویل انتظار کے بعد تم بلا وجہ رو میں کھڑے رہے، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ غصے سے برہم ہوئی۔ مجھے کیا پتا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اکیلی نہیں تھی۔ پیار کا اظہار ضروری نہیں ہے ایمان، پیار کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ چلو آؤ چاٹ کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا سائے کی جانب لے گیا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح تمہارے گھر کے باہر کھڑے کے تمہیں وش کر پاتی، مگر وہ بلال کو اس کی سالگرہ کی رات وش کر رہی تھی فون پر۔ تم گھر کے باہر کیوں آؤ گی؟ تم تو گھر کے اندر آؤ گی پگلی، وہ آہستگی سے بولا۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ تمہارا ایک دن چاہیے بس، بولو دو گی؟ وہ بہت اطمینان سے بولا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے گھر سمیٹا، نماز اظہر ادا کر کے اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا اور چلی گئی۔ اس دن بلال کو ایمان پر بہت پیار آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی بولی۔ ہم کارساز جا رہے ہیں نا بھائی، وہاں میں گاڑیاں روکوں گا اور تم ڈرانا، اپنا بزنس خوب چلے گا۔ اس نے زور کا کہکا لگایا تھا۔ تم نا بس، وہ سختی سے چڑھ کر بولی۔ بلال نے کہا، میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمارے گھر۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ ماں زور سے چیخی تھی۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ تم پاگل ہو؟ مجھے ابھی گاڑی روک کے اتارو، میں تمہارے گھر جاؤں گی۔ بلال تم عجیب ہو بس۔ وہ بے انتہا ڈر گئی تھی۔ ادھر دیکھو مجھے، چپ بس، بھروسہ کیا نا مجھ پر، اللہ کو گواہ بنا کر تو قائم رکھوں گا اس کو، اور تم میری دوست ہو سب سے پہلے اور پھر میری زندگی۔ اب اترو، ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے دروازہ کھولا۔ ہارن بجتے ہی اس کی چھوٹی بہن بھاگتی مسکراتی ہوئی آئی اور ایمان کے گلے لپٹ گئی۔ اپی آئے، آپ آ گئی، آئیے اندر نا۔ ایمان مسلسل بلال کو گھور رہی تھی۔ جاؤ اندر جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرا کر آگے نکل کر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر جاتے ہی اس کو لگا جیسے ہی اس کا سب کو اسی کا انتظار تھا۔ ادھر آؤ ایمان، ایک بہت میٹھی سی آواز آئی۔ وہ مڑی تو دیکھا بلال اپنی امی کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ دبے پاؤں ان کے قریب گئی۔ اطمینان رکھو بیٹا، مجھے پتا ہے اس شیطان نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، مگر میں جانتی ہوں یہ تمہیں ہم سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ آؤ ڈرائنگ روم میں چلو، سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس کی امی بہت شفقت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پٹ جائے، وہ اس نے خود کو دفن کر دے۔ وہ شرم کے مارے کسی سے نظریں نہیں ملا سک رہی تھی۔
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला ही था कि बिलाल तेजी से उसके सामने आ गया। ईमान, आंखें बंद करो, वो दिलचस्पी से बोला था। उस वक्त मेरा दिल बंद हो रहा था। खुदा के लिए मुझे घर ले जाओ बिलाल, वो दबे लहजे में बोलते हुए अपनी नम आंखें पोंछने लगी थी। अब तुम मुझे शदीद गुस्सा दिला रही हो। मैं वो नहीं जो तुमसे कहे कि रेस्टोरेंट चलो या बाहर मिलो। ईमान, हमारे यहाँ इज्जत देना जानते हैं। यहाँ जो भी है मेरे अपने हैं और इन सबको तुमसे मिलना था। वो संजीदा अंदाज में ईमान को समझा रहा था, साइड पर खड़ा करके। उससे पहले कि ईमान अपने आंसू साफ छुपा पाती तो बिलाल की जो है अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, हटो तुम यहाँ से, शरीर कहीं के। उसकी अम्मी मुस्कुराकर बोली। अब वो ईमान को अपने साथ कमरे में ले गई थी, जहाँ सब घर वाले जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें बिलाल के खालू और मामू भी थे। आए आए बैठे यहाँ आप भी। आपको पता हम आपका कितना इंतज़ार कर रहे थे सुबह से आपका। मरियम ने पुरजोश अंदाज में ईमान को गुलदस्ता देते हुए कहा। सब ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो बिलाल की पसंद पर बेहद खुश और मुतमईन थे। चंद ही लम्हों में उसको अपना आप सबसे मानूस लग रहा था। मरियम, असर का वक्त हो गया है, मुझे जय नमाज पढ़नी है। जय नमाज कहाँ है? वो आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली थी। मरियम उसको अपने कज़न के हमरा बिलाल के कमरे में ले आई थी। आपने जय नमाज बिछा दिया है, आप नमाज पढ़कर नीचे आ जाना। मरियम बेसाख्ता मुस्कुरा कर जा चुकी थी। नमाज मुकम्मल पढ़ के वो जय नमाज को घूर रही थी। अपने रब से कुछ बोलना चाहती थी मगर लफ्ज़ों का इंतखाब करने में नाकाम थी। मैं तेरा किन लफ्ज़ों में शुक्र अदा करूं परवरदिगार, मैंने क्या करा था कि तूने मुझे इतना अता कर दिया। वो संजीदा रेज होकर धीमी आवाज़ में रो रही थी। हाथ उठाए, सफ़ेद बुक्कल बांधे, आंखें बंद किए उसने दिल से सदा लगाई, या खुदा मुझे इस घर में जायज़ रिश्ते में बांध कर हमेशा के लिए उसका बना दे। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो बेसूद बैठी अपने रब से बातों में मसरूफ़ थी। आमीन सुम्मा आमीन। वो एकदम उसकी आवाज़ से चौंकी थी। तुम कब आए? वो जय नमाज तय करते हुए बोली। जब तुम मेरी खुशियाँ मांग रही थी, वो शैतानी जैन अल्फाज में बोला। तो ईमान को फिर से ना गुस्सा आया। तुम्हें एहसास भी है क्या तुमने क्या कर दिया है? मैं कितना शर्मिंदा हूँ। क्या सोच रहे होंगे सब? ऐसी लड़कियों के घर तक आ गई। वो कुर्सी में बैठकर गिला करने लगी थी। तुम कैसी हो ये मैं जानता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? मेरी माँ, मेरे घर वाले जानते हैं कि ये काफ़ी नहीं। दुनिया क्या सोचती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचती हो उससे फ़र्क पड़ता है। वो आहिस्तगी से बोलते हुए उसकी जानी बढ़ा। यही हमारी दुनिया है ईमान, ये हमारी छोटी दुनिया होगी जिसमें हम होंगे और हमारे ख्वाब होंगे। वो ये सुनकर फिर चौंक उठी। ये तुम्हारा कमरा है? वो बेहद हैरानगी से बोली। तो बिलाल ने कहा, अभी तो मेरा है, जल्द हमारा हो जाएगा। वो आंख मारते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। तो बिलाल ने कहा, टू बी मिसिस ईमान खान सून, नीचे सब आपकी राह देखते हैं। ये कहकर कमरे से जा चुका था। दस्तरखान वहाँ लग चुका था। डाइनिंग टेबल पे सब बैठे उसके मुंतज़िर थे। और माँ, सबके साथ मिलकर खाना खाओ। अम्मी अपनाइए से बोली। खाना बहुत लजीज था आंटी, ख़ास कर मीठा। आपने बहुत मेहनत की। वो जाते हुए बिलाल की अम्मी के गले लगकर बोली, तुम्हें पसंद आया? अब मैं रोज़ बिलाल के साथ साथ तुम्हारे लिए भी यही भेजा करूँगी। वो जाते हुए ईमान को गर्म जोशी से बोली। ईमान, तुमने अब्बू को खुदाफिज नहीं कहा? चलो जल्दी आओ, उनसे भी मिल लो, फिर चलेंगे। बिलाल गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब जाते हुए बोला। वो खामोशी से बिलाल का पीछा करते हुए गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बिलाल के पीछे बढ़ी, जहाँ उसके अब्बू बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। मेरी अपनी भी बेटियाँ इस घर में, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बेटा। तुम और मरियम में कोई फ़र्क नहीं। खुदा तुम्हें खुश रखे। वो उसके सर पर हाथ रख कर उसको दुआ दे रहे थे। आप सब बहुत अच्छे हैं। वो खुद पर काबू न रख कर बोल रही थी। वो बेसाख्ता रो रही थी। खुदा हाफिज, आप भी दोबारा भी आइएगा। मरियम घर के सामने गेट पर उदास खड़ी ईमान को हाथ हिलाकर रुखसत कर रही थी। आज तुम्हारा दिन था, मैं कुछ नहीं दे सकी तुम्हें, और तुमने मुझे। वो कहते रुक गई थी। तो बिलाल ने कहा, आम सा इंसान हूँ यार, बहुत मतलबी हूँ कसम से।
اب کیا کروں، سارا مطلب ہی میرا تم سے جڑا ہے، کل کائنات جو ہے یہ چڑیل میری وہ اس کو سانا چاہتا تھا۔ مجھے آج اتنے سارے رشتے دینے کے لیے شکریہ بلال۔ آج میں رشتوں کے ترازو میں خود کو بہت اعلیٰ مقام پر محسوس کر رہی ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر چکی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو، سٹوری کا اگلا حصہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو ہمیں سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو ناولس کو اور اردو سٹوریز کو پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری جو ویڈیوز ہوں گی ان میں سٹوریز کو نہ بیان کیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ محبت کا جو سفر ہے اس کی پہلی قسط یہ تھی، نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ اگلی قسط کے ساتھ آئیں گی۔ تب تک کے لیے